शहजादी ने आखिरी बार अबू धाबी की अलबाथवा जेल से या यूपी में अपने घर बांदा में 14 फरवरी को फ़ोन किया था, क्योंकि उससे आखिरी ख्वाहिश जेलर ने पूछी थी मौत से पहले, और उसने कहा था वो अपने माँ बाप से बात करना चाहती है। इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 12 बजे थे और अबू धाबी में उस वक्त रात के 10:30 बजे थे। 10 मिनट की ये बातचीत थी जो आखिरी कॉल थी, और ये पूरी कहानी आपको बताई। लेकिन 14 फरवरी को सिर्फ यूएई से शहजादी के घर ही फ़ोन नहीं आया था, बल्कि उस रात 2 और फ़ोन आए थे इंडिया में, और बाकी के 2 कॉल केरल में आए थे। केरल में एक कन्नूर में आया था और दूसरा कासरगोड एरिया में, और ये तीनों कॉल यूएई की अलग अलग जेलों से आए थे। शहजादी की आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी, और उसी रात यानी 14 फरवरी को 2 और भारतीय 2 और इंडियन के घर फ़ोन करके उनसे भी बात कराई गई थी 2 लड़कों की, और वो उन दोनों लड़कों की भी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो अपने घर वालों से मरने से पहले बात करना चाहते हैं। यानी 14 फरवरी को डेथ रो, यानी कि जिनको मौत की सज़ा मिलनी है, ऐसे 3 लोग थे जिनको आखिरी बार फ़ोन पर उनके अपने घर वालों से बात कराई गई। शहजादी के अलावा जो 2 और लोग थे, उनमें एक का नाम है मोहम्मद रिनाश। मोहम्मद रिनाश पर एक यूएई के ही नेशनल, यानी कि यूएई के ही एक नागरिक के कत्ल का इल्ज़ाम था। जो दूसरा शख्स है उसका नाम है मुरलीधरन पीवी। मुरलीधरन भी केरल का, और मुरलीधरन पर यूएई में ही एक और इंडियन के कत्ल का इल्ज़ाम था। इन दोनों के ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम 2009 के आसपास लगे थे, और 2009 से ही लगभग ये जेल में बंद थे, और एल आइन जेल है एक यूएई में, वहाँ बंद थे। इनकी मुकदमा जो हुआ उसमें सारे फैसले इनके खिलाफ गए, इनको डेथ पेनल्टी मिली, फिर रिव्यू पिटीशन, बाकी चीज़ें हुई। 3 जजों की आखिरी बेंच ने फिर इनके फैसले पर कोई भी गौर करने से इनकार कर दिया और इनकी मौत की सज़ा बरकरार रखी। शहजादी को 14 फरवरी की रात आखिरी बार घर वालों से बात कराने के लगभग 7-8 घंटे के अंदर 15 फरवरी की सुबह मौत की सज़ा दे दी गई थी। लेकिन इन दोनों को आखिरी बार फ़ोन पर बात करवाने के बाद 14 दिन बाद 28 फरवरी को मौत की सज़ा दी गई। यानी शहजादी को 15 को और इन दोनों को 28 को। और कमाल ये कि अपनी इंडियन एम्बेसी जो यूएई में है, और उसके ज़रिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय हमारे भारत सरकार नई दिल्ली में जो है, 28 फरवरी को पहली बार यूएई की अथॉरिटी ने इन 3 लोगों को मौत की सज़ा दे दी गई है, इसकी पहली बार जानकारी दी। यानी 28 फरवरी को एक जानकारी नहीं थी सिर्फ शहजादी की, बल्कि 2 और लोगों की मौत की जानकारी दी गई थी, और ये बाकी 2 थे मोहम्मद रिनाश और इसके अलावा मुरलीधर। आपको याद होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में शहजादी के पिता ने एक रिट दाखिल की थी कि वो ये जानना चाहते हैं कि शहजादी की फांसी यानी मौत की सज़ा हुई कि नहीं हुई, कोई बताने को तैयार नहीं है, ना यूएई की एम्बेसी न भारत सरकार। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को एक नोटिस जारी कर 3 मार्च को अपना जवाब देने को कहा था, और 3 मार्च को भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट को यह बताया गया कि 15 फरवरी की सुबह शहजादी को ऑलरेडी मौत की सज़ा दे दी गई है। लेकिन 13 दिन बाद यूएई की अथॉरिटी ने यानी 28 फरवरी को उन्हें इसकी जानकारी दी। अब चूंकि सिर्फ शहजादी का केस था हाईकोर्ट में, इसलिए विदेश मंत्रालय बाकी दोनों के बारे में वहाँ बताने का कोई मतलब भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ये जानकारी नहीं आई। लेकिन आज यानी कि 5 मार्च को पहली बार फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय ने ये क्लियर किया कि शहजादी के अलावा शहजादी की मौत के 13 दिन बाद 2 और भारतीयों को यूएई में मौत की सज़ा दी गई है। शहजादी को अलबाथवा जेल में और बाकी दोनों को अल आइन जेल में। केरल के रहने वाले इन परिवार में से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। मुरलीधरन के पिता से बातचीत की हमारे रिपोर्टर ने, और उन्होंने बताया कि हाँ, 14 फरवरी को उनके पास फ़ोन आया था, और उनके बेटे ने कहा था कि ये लास्ट कॉल है और अब उसके पास भी वक्त नहीं है। मुरलीधरन के पिता का कहना था कि हमने इस बारे में उस वक्त केरल के चीफ मिनिस्टर से पहले भी बात की थी हेल्प के लिए, अलग अलग ज़रिए से भारत सरकार, वहाँ के एम्बेसी से भी मदद मांगी कि इसमें मदद करें, उनके बच्चों को बचा लें, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो उसके अंतिम संस्कार, लास्ट राइट्स में हिस्सा लेने के लिए यूएई नहीं जाएंगे। जहाँ तक मोहम्मद रिनाश की बात है, मोहम्मद रिनाश की फैमिली का कोई भी मेम्बर इस वक्त केरल में नहीं है, ये सभी अब विदेश में शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनसे किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाया। ये कन्नूर का रहने वाला था रिनाश, लेकिन इसकी भी मौत की जो खबर है उस पर कंफर्मेशन विदेश मंत्रालय ने दे दी। अब 3 मौत विदेश मंत्रालय को या हमारी एम्बेसी को इतनी लेट जानकारी, और क्या
हमारी एम्बेसी ने इन तीनों की मौत को माफ़ी में बदलने या सज़ा कम करने की वाकई कोशिश की कि हमारी एम्बेसी के थ्रू, वहाँ के वकीलों के थ्रू, वहाँ की सरकार से सचमुच इनके लिए मर्सी या बाकी कानूनी मदद पहुँचाने की कोशिश की गई थी। इसकी भी जानकारी आ रही है, ये आपको आगे दूंगा, लेकिन पहले एक और नया खुलासा। ये जानकारी आज ही आई है और जानकारी ये है जो मैंने आपको पहले बताया था कि शहजादी को 15 फरवरी की सुबह फांसी दी गई थी। फांसी नहीं दी गई थी। शहजादी की मौत फांसी से नहीं हुई, शहजादी को गोली मारी गई थी फायरिंग स्क्वाड ने। असल में यूएई में दो तरह से मौत की सज़ा 2020 के बाद देनी शुरू की गई थी पैरेलल, एक या तो फांसी या फिर फायरिंग स्क्वाड से गोली मारना। लेकिन अब उन्होंने खुद फांसी देने पर रोक लगा दी। अब वो हैंगिंग नहीं करते, अब वो फायरिंग स्क्वाड का तरीका अपनाते हैं। और इन तीनों को, मोहम्मद रिनाश, मुरलीधरन और शहजादी, इन तीनों को इसी फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए ही सजाए मौत दी गई। कैसे दी गई, इसके बारे में भी हमने यूएई, अबू धाबी, वहाँ के जितने लोग हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं, उनसे कांटेक्ट किया और जो जानकारी सामने आई वो कुछ यूँ है कि फायरिंग स्क्वाड वहाँ कैसे मौत की सज़ा देती है। शहजादी को ही केस था तो शहजादी के बारे में ही पूछा, तो जो जानकारी आई वो ये थी कि शहजादी की मौत के लिए सुबह 5:30 बजे का वक्त तय किया गया था। तारीख 15 फरवरी थी। शहजादी को एक ख़ास किस्म का कपड़ा पहनाया गया और उस कपड़े की एक खासियत ये थी कि उसके, जैसे शर्ट में हमारे पॉकेट होता है जेब, दिल के पास वहाँ एक अलग से कपड़े का एक टुकड़ा वो लगा देते हैं। कपड़े का वो टुकड़ा इस हार्ट के करीब, एक पॉकेट्स तरह से आप समझ लीजिए, जेब जैसे कमीज़ में होती है, तो ठीक दिल के पास वो कपड़े का एक टुकड़ा होता है। बाकी कपड़े का कलर अलग होगा, बाकी चीज़ें अलग होंगी, लेकिन वो टुकड़ा अलग कलर का होगा। क्यों? क्योंकि वो टुकड़ा इस बात की निशानदेही करेगा कि ठीक इसके पीछे दिल, और गोली दिल में मारनी होती है। तो शहजादी को एक ख़ास किस्म का कपड़ा पहना कर लाया गया। उस कपड़े के ऊपर उसके ठीक दिल के पास एक अलग कपड़े का टुकड़ा चिपकाया गया, चेहरे को ढका गया। अब जब उस जगह पर जहाँ पे गोली मारनी है वहाँ पर शहजादी को लाया गया, तो उसके बाद एक पोल होता है, उस पोल के पास एक तरह से बांध कर खड़ा कर देते हैं। बांध कर इसलिए खड़ा करते हैं ताकि आप इस पोजीशन में खड़े हों कि आपका दिल सामने से क्लियर दिखाई दे सके। अब शहजादी खड़ी है, ख़ास किस्म का कपड़ा है, चेहरा ढका हुआ है, हाथ दोनों पीछे बंधे हुए हैं, और उस दिल के ऊपर एक अलग से कपड़े का टुकड़ा है। फायरिंग स्क्वाड में 5 लोग होते हैं। 5 लोग अब सामने खड़े हैं एक ख़ास दूरी पर जो उनको दी गई है। अब उन्हें गोली मारनी और एक साथ गोली चलानी है, ट्रिगर एक साथ दबाना है। लेकिन जो जानकारी है वो बड़ी अजीब है। वो ये है कि जब 5 जो भी हथियार हैं, राइफल या पिस्टल, जो भी जिससे गोली मारी जानी है, उसमें बुलेट या गोली, वो 5 जो लोग जिनको चुना गया है गोली मारने के लिए, इस एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको उसमें बुलेट या गोली भरने नहीं दिया जाता। वो एक जगह पे रखा हुआ है, 5, बस उन 5 को आना है और उसे उठाना है और एक ख़ास दूरी पर खड़े हो जाना है। उसके बाद सिग्नल मिलता है, उन्हें निशाना लेना है और एक साथ ट्रिगर दबाना है। ये नहीं कि एक पहले दूसरा बाद में। और ख़ास हिदायत ये होती है कि गोली सिर्फ और सिर्फ दिल पर ही लगनी चाहिए। प्रैक्टिस होती है, निशानची हैं, उन्हें भी पता है। लेकिन इसमें एक अजीब चीज़ ये होती है कि जो 5 हथियार उनको उठा कर दिया जाता है या जो उठाते हैं वो पहले से एक तरह से उनको पता है कि ये लोडेड है, लेकिन वो 5 लोडेड नहीं होता। उनमें से कुछ में मैगजीन होता ही नहीं है, मतलब गोली होती ही नहीं, खाली है, सिर्फ खोखा है, शेल है। फायर होगा तो लगेगा कि हाँ ये इसमें से भी बुलेट चली है, लेकिन बुलेट ही नहीं है। अब चलाना एक साथ, तो ये भी किसी को पता नहीं कि किसकी गोली निकल रही है और किसकी गोली नहीं है। और इसके बाद एक साथ इशारा होता, गोली चलती है और फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो अब सवाल यह कि 5 को एक साथ पिस्टल क्यों नहीं दी जाती कि जिसमें गोली हो? तो हथियार तो सबके पास है, पर बुलेट किस में है ये उन 5 में से भी किसी को पता नहीं जो उस फायरिंग स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उन 5 में से किसी को ये पता ना चले कि किसके बुलेट से सामने वाले की मौत हुई है।
यानी फायरिंग स्क्वाड में जो 5 लोग हैं, उन 5 में से एक ही गोली ने काम किया, लेकिन वो एक गोली उन 5 में से किसके हथियार से चली उन्हें भी इसका पता नहीं चलता। ये इसलिए ही किया जाता है ताकि उन्हें कल को कोई गिल्टी, कोई अफसोस या ये कि मेरे हाथ से ये सज़ा पूरी कराई गई, इस बात का गिल्ट ना रहे। तो इसीलिए कुछ हथियार खाली रखे जाते हैं और गोली चलाने वाले फायरिंग स्क्वाड में से किसी को पता नहीं चलता आखिरी तक कि किस गोली ने शहजादी की जान ली। उसके बाद ये कंप्लीट होता है। सेम यही तरीका मोहम्मद रिनाश और मुरलीधरन जो लाइन जेल में बंद थे, शहजादी की मौत के ठीक 13 दिन बाद 28 फरवरी की सुबह उनको भी फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया गया अलग अलग। और फायरिंग स्क्वाड में 5-5 लोग थे और उन्होंने भी सेम वैसे ही गोली चलाई। इनके भी ख़ास कपड़े, जैसे हमारे देश में होता है फांसी जब दी जाती है तो जो जेल की वर्दी होती है वो पहनाई जाती है, तो इनको भी उसी तरह से जब डेथ रो पे होते हैं तो एक ख़ास किस्म का कपड़ा पहनाया जाता है। और मुरलीधरन और रिनाश, इन दोनों के भी ठीक दिल के ऊपर कपड़े का एक अलग टुकड़ा जो नुमायाँ होता है, ख़ास तौर पर अलग से दिखता है, और उसी टुकड़े पर गोली मारनी है क्योंकि उसके ठीक पीछे आपका हार्ट है, दिल है। तो इन दोनों को भी फायरिंग स्क्वाड ने इसी तरह से मौत दी। मौत के बाद इन दोनों से भी कहा गया शहजादी की तरह कि हम आपकी लाश को रखे हुए हैं, फैमिली आए चाहे तो आकर लास्ट राइट्स में हिस्सा ले सकती है। मुरलीधरन के फैमिली ने तो मना कर दिया। शहजादी के घर वालों ने, उनके वालिद शब्बीर खान ने कहा था, उन्होंने तो ये भी कहा कि इस्लाम में ज़्यादा दिनों तक लाश नहीं रखते, उससे मतलब अच्छा नहीं माना जाता। तो 20 दिन तक लाश रखने का मतलब क्या था। 15 फरवरी को शहजादी को सज़ाए मौत दी गई थी और 5 मार्च तक कहा गया था कि लाश है, चाहे तो घर वाले लास्ट राइट्स में उसके जनाजे में शामिल हो सकते हैं। हालांकि फैमिली की तरफ से कोई गया नहीं, तो ऐसा क्यों मालूम नहीं। लेकिन अभी तक जो खबर थी फांसी, अब फायरिंग स्क्वाड की बात आ गई है। आमतौर पर सिर्फ यूएई नहीं, दुनिया का हर देश डेथ रो, फांसी किस तरह से सज़ाए मौत दी गई, इसको उजागर नहीं करता है। ये कहा जाता है कि शायद ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसीलिए हमारे अपने देश में भी कितने लोगों को फांसी दी गई, उसका अगर आप सही कहें कि कोई डेटा, कोई आंकड़ा निकालो तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो रिकॉर्ड पर रखा ही नहीं जाता। वो तो आजकल मीडिया, सोशल मीडिया के दौर में पता चल जाता है कि अभी निर्भया के गुनहगार 4 थे, उनको फांसी दी गई। उससे पहले जो याकूब मेमन को दी गई, उससे पहले धनंजय चटर्जी को दी गई, उससे पहले आपके जो मुंबई अटैक कसाब, उसको दी गई। तो ऐसे आप गिने तो हम हाल के वक्त में 4-3-7 तो हमें उंगलियों पे याद है। उससे पहले फिर इंदिरा गांधी के हत्यारे या फिर रंगा बिल्ला, ऐसे कुछ नाम है जो याद रहते हैं। लेकिन शुरू से 47 से करें तो उसमें आज भी एक कन्फ्यूज़न है। यूएई में 2020 तक संसार किया जाता था, यानी कि पत्थर मारकर सजाए मौत दी जाती थी, वो भी पब्लिक प्लेस में और जुमा के दिन। लेकिन इस बार शहजादी को संडे के दिन दी गई, और शायद उन दोनों को भी जिस दिन सजाए मौत दी गई, रिनाश और मुरलीधरन को, वो भी संडे था। तो अब स्टोनिंग यानी कि संसार वहाँ बंद हो गया है। और 2020 के बाद अब यूएई में ये रूल है कि जिसको भी सजाए मौत दी जाएगी उसको फायरिंग स्क्वाड के जरिए दी जाएगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ यही तरीका अपनाया जाता है। अब ये तो हुई कि उस मतलब 3 भारतीयों को 13 दिनों के अंदर यूएई में सजाए मौत दे दी गई। 15 फरवरी को शहजादी को, 28 फरवरी को मुरलीधरन और रिनाश को। कुछ वक्त पहले पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया था, वो ये कि ऐसे कितने इंडियन हैं जो बाहर में हैं और डेथ रो पे, यानी जिन्हें मौत की सज़ा मिली हुई है। तो पार्लियामेंट में बाकायदा रिकॉर्ड पर इसका जवाब दिया गया था कि कुल मिलाकर 58 ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो इंडियन हैं, जिनको अलग अलग जुर्म में सज़ाए मौत दी जा चुकी है अलग अलग देशों में। इन 58 लोगों में से सिर्फ 26 अकेले, मतलब लगभग आधे, यूएई और सऊदी अरब में, मतलब 58 पूरी दुनिया में है जहां भारतीय इस वक्त जेल में और डेथ रो पर है, मौत के इंतज़ार में है। लेकिन उसमें से 26 ऐसे हैं जो यूएई में हैं और सऊदी अरब में हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे हमारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या लॉयर हैं जो काम करते हैं गल्फ़ पे, सऊदी अरब, उनका कहना है कि ये फिगर गलत है। बल्कि ऐसे लोगों की तादाद जो पूरी दुनिया में और इंक्लूडिंग यूएई और सऊदी अरब में जो डेथ रो पर हैं, जिन्हें सज़ाए मौत मिली, उनका आंकड़ा 300 के पार है। सरकार 58 कह रही है, लेकिन उनके हिसाब से 300 के पार है। अब यहाँ 1-2 दिन पहले शहजादी के फादर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके वकील के ज़रिए कुछ बड़े सीरियस पॉइंट्स उठाए गए और उन्होंने जवाब मांगा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब उनके सवाल क्या है?
आपको याद होगा कि जब शहजादी की फांसी हुई उसके बाद कोर्ट में विदेश मंत्रालय की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा गया था, जो स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने कहा कि हमने शहजादी को बचाने के लिए यूएई में भारतीय एम्बेसी के ज़रिए काफ़ी कोशिश की। उनके हिसाब से एम्बेसी का जो काउंसलर था वहाँ का ऑफिशियल एक, वो 3 बार 29 अप्रैल 2024, 5 जून 2024 और 4 अक्टूबर 2024 को बाकायदा जेल गया था शहजादी से मिलने के लिए। उन्होंने ये डेट दी। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर 2024 को बाकायदा मर्सी पिटीशन भी दाखिल की थी एम्बेसी ने शहजादी के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि 6 नवंबर 2024 को यूएई का नेशनल डे होता है, उस नेशनल डे पर भी शहजादी को माफ़ी देने के लिए उन्होंने वहाँ अर्जी लगाई थी, लेकिन ये सारी अर्जी खारिज हो गई और 28 फरवरी को यूएई ने बताया सरकार ने कि उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया है। अब जब ये भारत सरकार की सारी चीज़ें आई तो अब शहजादी के घर वालों ने ये मांग की है और ये भी कहा था विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने जो रिपोर्ट सबमिट की कि हमने वहाँ बाकायदा एक लॉ फर्म के लोगों को भी हायर किया था कानूनी मदद पहुँचाने के लिए। कि इनकी बड़ी सिंपल सी डिमांड है शहजादी की फैमिली की। डिमांड ये है कि क्या वाकई भारतीय एम्बेसी ने यूएई में शहजादी को कानूनी मदद पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या वाकई शहजादी की मर्सी पिटीशन दाखिल की गई थी? क्या वाकई यूएई के नेशनल डे पर शहजादी को माफ़ी देने की गुजारिश की गई थी? और क्या वाकई वहाँ के लॉ फर्म को कॉन्टेक्ट किया गया था? अगर हाँ और मर्सी पिटीशन दाखिल की तो जाहिर सी बात है मर्सी पिटीशन खारिज हुई, तभी शहजादी को सजाए मौत मिली। तो जो खारिज हुई तो वो मर्सी पिटीशन जब खारिज होगी तो यूएई की सरकार खारिज करेगी। तो यूएई की सरकार उस एम्बेसी, जो भारतीय एम्बेसी ने अगर मर्सी पिटीशन लगाई थी, भेजी थी, तो अगर वो रिजेक्ट हो गई तो उस रिजेक्शन का कोई प्रूफ, कोई लेटर तो होगा कि हाँ जी हमने ये मदद मांगी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इनका कहना है कि अगर ऐसा है तो मर्सी पिटीशन रिजेक्शन का लेटर तो कम से कम उनकी फैमिली को मिलना चाहिए या सामने आना चाहिए। उनका ये भी सवाल है कि क्या यूएस एम्बेसी के जो ऑफिशियल हैं वो 3 बार जो सरकार ने कहा कि गए थे जेल में मिलने के लिए, तो वो सिर्फ मिलने के लिए गए या फिर कुछ मदद की थी? क्योंकि जो तरीका है काम करने का वो ये होता है कि हर देश में, चाहे किसी भी देश में, कोई भी देश की एम्बेसी हो, उस एम्बेसी का एक बंदा ऐसे होता है जिसका सिर्फ काम ये होता है कि डे टू डे उस देश में रहने वाले इंडियन से जुड़ा हुआ कोई भी इशू आए, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या कोई और केस हो, तो वो जाता है और वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन लेता है, एक रिपोर्ट बना देता है और आगे अपने ऑफिशियल को बढ़ा देता है। बस इतना। तब इन्होंने सवाल उठाया कि जो सरकार ने कहा कि हम 3 बार हमारा ऑफिशियल जेल में शहजादी से मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि क्या इन 3 बार मिलने पर जाकर उन्होंने शहजादी से कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराया कि हम आपकी मदद करेंगे, या कोई ऐसे पेपर है जो प्रूफ हो, या सिर्फ ये कि वो गया और मिलकर चलाया? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जो ये एक बंदा हर एम्बेसी के साथ अटैच होता है, जैसे आप मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली पुलिस में कुछ लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखते हैं, डेली किस केस में किस कोर्ट में पेशी है, तो उनका काम है उस कोर्ट में जाना, हाजिरी लगाना, जज से पूछेंगे एफआईआर नंबर फलाना, केस ये वो, कौन जी, मैं फलाने थाने से, मैं फलाने, और वो अपना रिपोर्ट बनाते हैं, आकर अपने बॉस को दे देते हैं कि आज पेशी थी, मैं गया, मैं हाजिर हो गया। तो क्या एम्बेसी के इस ऑफिशियल ने भी यही काम किया कि बस वो गया और उसने कहा जी वो शहजादी है, उसके ऊपर एक माइनर के मर्डर का इल्ज़ाम है और कोर्ट ने सारे उसकी अर्जी खारिज कर रखी है, डेथ रो पर है और उसको शायद डेथ पेनल्टी मिलने वाली है, तारीख तय हो गई है तो तारीख बता देगा, नहीं हुई तो बता देगा कि अभी तारीख आई नहीं है। तो इन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या आपने वहाँ जाकर जो 3 तारीख बताई आपने किया, क्या उस लॉ फर्म जिसके वकील का कोई आप सबूत देंगे कि हाँ भाई ये शहजादी का केस है, आप इसको लड़ो और इसको बचाओ? और भी गंभीर सवाल इन्होंने पूछा है शहजादी के घर वालों ने, वो ये कि जब शहजादी को सजाए मौत दी गई, चूँकि ये एक फॉरेन नेशनल का इशू है, तो क्या भारतीय एम्बेसी को इसकी जानकारी दी गई थी यूएई में? अगर दी गई तो भारतीय एम्बेसी ने फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं जानकारी दी, क्योंकि वो उनकी बेटी थी। तो ये बनता है कि अगर एम्बेसी को कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो वो उसकी फैमिली को खबर दे। यही सवाल जो मुरलीधरन और के फैमिली के लोग हैं उनका भी कहना था। उन्हें भी ये जानकारी मुरलीधरन के कॉल से ही पता चला था उस वक्त, और दोस्तों से। शहजादी की जानकारी भी किसी ऑफिशियल चैनल से नहीं पता चली थी उसके पिता शब्बीर खान को, बल्कि वो शहजादी के ही जानने वाले लोग और शहजादी के फ़ोन से ही पता चला था। और फिर उन्होंने खुद अपने पैसे पे खर्च करके कुछ एनजीओ की मदद से अपनी तरफ से एक वकील हायर किया था। इनका कहना है कि इस पूरे केस पे उन्होंने नज़र रखी थी
तब से कभी भी इंडियन एम्बेसी या इंडियन ऑफिशियल की तरफ से कोई लीगल असिस्टेंस मिली हो, कानूनी मदद मिली हो, इसका ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सज़ा मिली तो फिर क्या भारतीय एम्बेसी को सूचना दी थी यूएई अथॉरिटी ने, जो कि देना चाहिए। अगर हमारे देश में मान लीजिए कि किसी अमेरिकन को आप सजाए मौत दे रहे हैं, तो आपको अमेरिकन एम्बेसी को नई दिल्ली में बताना पड़ेगा कि उसके ऊपर ये जुर्म है और ऐसे ऐसे, और इसको कोर्ट ने सजाए मौत दी है, सारे रास्ते बंद हो गए और अब तो इसका डेथ वारंट भी निकल चुका है। आपको बताना ज़रूरी है। इनका कहना कि हमें कभी भी ऑफिशियल चैनल से इस बारे में जानकारी नहीं मिली। इनका ये भी है कि शहजादी की मौत के 13 दिन तक हमारी एम्बेसी, हमारी सरकार क्यों अंधेरे में थी। 13 दिन तक यूएई अथॉरिटी ने क्यों नहीं खबर दी। क्या इसके बारे में हमने यूएई ऑफिशियल से बात की, क्योंकि ये इनह्यूमन चीज़ है कि एक को सजाए मौत दे रहे हैं जो दूसरे देश की नागरिक है, और उसकी मौत के बाद 13 दिन तक आप अंधेरे में रखते हैं, और 13 दिन के बाद उस सरकार को आप बता रहे हैं कि आपकी ये सिटीज़न है जिसको हमने सजाए मौत दे दी। तो 13 दिन बाद दिया, क्या इसका हमने कोई विरोध जताया यूएई अथॉरिटी के सामने, क्योंकि ये तो वैसे भी रूल के ख़िलाफ़ है। तो ये सारी सवाल थे इनके, जो शहजादी के घर वालों ने सरकार से पूछा है कि आपने कानूनी मदद दी शहजादी को, तो फिर सबूत दीजिए। आपने उसके लिए वकील हायर किया तो सबूत दीजिए। आपने मर्सी पिटीशन दाखिल की शहजादी को बचाने की कोशिश के लिए, तो उस मर्सी पिटीशन के खारिज होने का दस्तावेज दिखाइए, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मिला। और सेम यही चीज़ अब ये दो जो और एक साथ आ गया, मुरलीधरन और मोहम्मद रिनाश, तो ये वाकई अपने आप में अब एक गंभीर सवाल हो गया है। और वो ये कि 3 भारतीयों को 13 दिन के अंदर अंदर यूएई में डेथ पेनल्टी दे दी गई, फायरिंग स्क्वाड के जरिए गोली मारी गई। और इन तीनों को बचाने के लिए हमने क्या किया, हमारी अथॉरिटी ने क्या किया, यूएई में हमारी एम्बेसी ने क्या किया। क्योंकि तीनों ही परिवार, कम से कम मुरलीधरन के फादर का भी यही कहना कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से लेकर कहाँ कहाँ गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अब केसावन नाम है मुरलीधरन के फादर का, उन्होंने कहा कि हमें तो 14 फरवरी को खुद जब मुरलीधरन का फ़ोन आया अलाइन जेल यूएई से, तो पता चला, और उसने बताया कि अब मेरे पास वक्त कम है और मुझे एग्जीक्यूट किया जाना है। उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे केरल के, उससे लेकर बाद में जितने भी थे, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक हमने गुहार लगाई, बट किसी ने नहीं सुनी। तो ये भी है कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया किसी एक को बचाने के लिए अगर मुहिम में जुट जाए, तभी ये सरकार सुनेगी। क्योंकि उस वक्त हर मीडिया में एक टैग, हैशटैग टाइप चलता है ना, फलाने को बचाना, फलाने को बचाना है। और जब एक मुहिम शुरू हो जाती है तो वो हो जाता है, जैसे अभी शायद वो कतर वाली कहानी जो आपको सुनाई थी, उसमें शायद माफ़ी मिल गई। तो क्या जब तक शोर नहीं मचाएंगे, जब तक मीडिया में पूरी तरह से हाईलाइट नहीं होगा, जब तक ये नहीं लगता कि अच्छा पूरे मीडिया में इस वक्त यही खबर सुर्खियों में है, यही हाईलाइट है और इस वक्त इसमें कुछ करें तो हमें भी पब्लिसिटी मिलेगी, तो ऐसे मौके का इंतज़ार किया जाता है। और अगर ऐसा है तो ये कितना इनह्यूमन है, इसलिए किसी की ज़िंदगी का सवाल है। और वैसे भी यूएई में 2020 बल्कि 2017 में आखिरी बार एग्जीक्यूशन हुआ था, तो वो ऐसा देश भी नहीं है कि वहाँ हर हफ्ते आप किसी न किसी को सज़ाए मौत दे देते हैं। 2017 में एक इजरायली महिला को वहाँ डेथ पेनल्टी इसी तरह दी गई थी, और उसको भी तब तो संसार था, ये भी नहीं था कि फायरिंग स्क्वाड या फांसी, पत्थर मारकर पब्लिक में। अब पब्लिक में रोक लगा दी गई क्योंकि इसको बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन उसको लेकर इजराइल की सरकार ने फिर बात की। अब इजराइल की आप देखिए वैसे भी दुश्मनी रहती है इन सारे गल्फ़ के मुल्कों से, लेकिन इजराइल की सरकार के कहने पर यूएई अथॉरिटी ने उस महिला की सज़ा को सज़ाए मौत से कम करके लाइफ इम्प्रिजमेंट में तब्दील कर दिया, उम्र कैद में, और वह भी यूएई की जेल में है, लेकिन मौत से बच गई। तो और करीब कहते हैं कि आखिरी 25 या 26 साल हो चुके हैं जब यूएई में किसी फीमेल को, किसी महिला को सज़ाए मौत मिली हो। शहजादी पहली थी, ठीक, तो महिला ऊपर से इतने बरसों बाद। तो क्या वाकई हमने ईमानदारी से कोशिश की हम अपने इन भारतीयों को इस सज़ा से बचाने के लिए?